हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने जो मेन टॉपिक डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जिस प्रकार से 11th क्लास में हमने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था और ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि कोई भी अगर मासिव बॉडी है उसके चारों ओर एक रीजन और स्पेस होगा जिसमें वो किसी दूसरी बॉडी को अफेक्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करवाएगी उसको खुद का। ऐसा ही चार्ज के केस में भी होगा। जब एक चार्ज हम रख देंगे ना किसी भी रीजन में और उस रीजन वो चार्ज क्या करेगा, अपने चारों ओर अपना एक रीजन डेवलप कर लेगा, फील्ड डेवलप कर लेगा। दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फील्ड में वो किसी भी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अफेक्ट करेगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को? द रीजन और स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज इन विच इट कैन अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन और एनी अदर चार्ज। किसी भी चार्ज के ऊपर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, अब फील्ड है तो उसको मापना भी होगा, फिर उसका स्ट्रेंथ क्या है। तो उस फील्ड के स्ट्रेंथ को मापने के लिए हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मान ले दो रूम बच्चों अलग अलग से, ठीक है। इस रूम में कोई चार्ज रख दिया मैंने, सोर्स चार्ज। जो सोर्स चार्ज में बार बार जिसके लिए बोलूंगा, जिसने फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है, जिसका फील्ड है, दैट इज सोर्स चार्ज। और एक दूसरे कमरे में भी कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ है। मतलब कहने का है कि दोनों कमरों में फील्ड है, दोनों रूम्स में फील्ड है, इसमें भी फील्ड है, उसमें फील्ड है। अब हमने एक चार्ज लिया, उस चार्ज को मैंने पहले इस रूम में रखा किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, फिर मैंने उस रूम में रखा और हमने ये ऑब्जर्व किया कि उस चार्ज पर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम स्टडी कर चुके हैं, हम ये देख लेंगे सेम डिस्टेंस पर दोनों रूम में सेम पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो कॉन्फ़िगरेशन है, उस कॉन्फ़िगरेशन में इस रूम में कितना फील्ड मतलब फोर्स उसने एक्सपीरियंस किया और नेक्स्ट रूम में कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया। मान लेते हैं सेकेंड रूम में उसने ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस किया और इसमें कम एक्सपीरियंस किया, तो हम ये कहेंगे कि उस रूम का फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है इस रूम से। लेकिन इसको हम तभी कंपेयर कर पाए जब दोनों रूम में हमने जो टेस्ट किया जिस चार्ज से, उस चार्ज को हमने सेम रखा। टेस्ट चार्ज उसको हम बोलेंगे। तो सोर्स चार्ज वो होगा जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा और टेस्ट चार्ज वो होगा जो फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा, जिससे हम मेजर करेंगे। ठीक है, सो दैट इज द वे टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। नाउ हाउ वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? दैट फील्ड स्ट्रेंथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो फिजिकल क्वांटिटी जो हम बार बार यूज करेंगे और जिसको हमें टर्म बाय टर्म डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए फाइंड आउट करेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे बच्चे? तो डिफाइन करने के लिए हमें चार्ज की वैल्यू क्या कर दी, स्पेसिफाई कर दी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमें जो लिया है, इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि वैल्यू ऑफ दिस टेस्ट चार्ज शुड बी इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल का मतलब ये होता है कि जीरो तो है नहीं, लेकिन अप्रोचेज टू जीरो है, यानी बहुत कम वैल्यू है। इसके कंपैरेटिवली जो सोर्स चार्ज है ना, उसके कंपैरेटिवली, मतलब एक कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि सोर्स चार्ज का जो वैल्यू है उसके कंपैरेटिवली टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत कम है। ठीक, तो इसीलिए उस वर्ड को, उस टर्म को बार बार रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, लिमिट Q naught tends to 0 and this is F divided by Q। ऐसे लिख सकते हैं बच्चे इसको। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है, हमने एक एक्सप्रेशन मिल गया और एक्सप्रेशन मिल गया तो ये मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर दिया हमने, क्योंकि जब भी हम कोई स्टडी करते हैं तो फॉर्मुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मुलेट हमने कर दिया, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर दिया। ओके, अब यहां से देखिए यूनिट क्या आएगी। अब बार बार नहीं लिखेंगे, अंडरस्टूड, हमने एक बात बोल दिया इसको यहां पर। तो यूनिट जो होगी बच्चे, इसकी यूनिट आएगी, ऐसा यूनिट जो होगी
फोर्स यूनिट न्यूटन और इसकी कूलम। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकाल लेंगे तो mLT-2 चार्ज का होगा बच्चे A इंटू टी। सो यहां से बच्चे इसको लिखेंगे mLA-1 T-2 चार्ज को डिफाइन करके यहां से इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। ओके, वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो फील्ड भी क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर है तो कैसे डिफाइन, डायरेक्शन क्या बनेगी, डायरेक्शन आएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस पॉइंट पे हम दोबारा आएंगे आगे चल के पॉजिटिव टू नेगेटिव कैसे कह रहे हैं। एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन किया है, डेफिनेशन में हम ये बात बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज मेंशन नहीं करते, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मेंशन करते हैं। और ये कन्वेंशनली है, जैसे करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनली डिफाइन कर दी गई थी 10th क्लास में, आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ हमने इस टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव कंसीडर किया है, और क्योंकि या तो आप नेगेटिव कंसीडर करते हैं पॉजिटिव टेस्ट नेगेटिव टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में क्या है कि जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो एक पर्टिकुलर, जो भी हम एक बार डिफाइन कर देंगे फील्ड की डायरेक्शन, फिर हम बार बार वही मानेंगे। ठीक है, तो ये बच्चे आ गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब एक्सप्रेशन क्या होगा अगर पॉइंट चार्ज का निकाले हम। लेट अस कंसीडर दिस इज पॉइंट O. A source charge is placed at point O and at point P a test charge is placed Q naught and the distance between the two is known as equal to R. अब हमने पता है, हमने अभी पहले इससे पिछले चैप्टर में हमने निकाला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा उसको बच्चों आप ऐसे लिख सकते हैं Q नोट डिवाइड बाई R स्क्वायर, और अगर इसको वेक्टर लिखेंगे तो इसको यूनिट वेक्टर दिखाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ आएगी, उस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इनके फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ध्यान से सुने, दिस इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज हमने पॉजिटिव ले रखा है। आप इसको नेगेटिव ले सकते हो, पॉजिटिव ले सकते हो, लेकिन इसके लिए हमने कंडीशन लगा दी कि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या करेगा, इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा इस तरफ, और इसका जो रिपल्शन का जो फोर्स की डायरेक्शन आई बच्चे O2P। तो R नोट जो यूनिट वेक्टर हमने माना है, इस R नोट को हम ये कहेंगे R नोट इज द यूनिट वेक्टर हैविंग डायरेक्शन फ्रॉम O to P, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं डालेगा, लेकिन डायरेक्शन बताएगा। नाउ इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो उसको लिख देंगे Q नोट डिवाइड बाई R क्यूब इनटू वेक्टर। अब हमने डिफाइन क्या करना है, डिफाइन करना फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन आपको पता है उससे क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट कुछ इस टाइप से बन जाएगा R क्यूब वेक्टर R। तो यहां से जो मैग्नीट्यूड आया, मैग्नीट्यूड जो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो आ जाएगा बच्चे KQ बाई R स्क्वायर, क्योंकि इस वेक्टर R को लिखते हैं यूनिट वेक्टर R इंटू R से R कैंसिल आउट, और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी R स्क्वायर के इनवर्सली आ रही है किसी सोर्स के लिए, तो इसका मतलब उस सोर्स ने जो वो फील्ड प्रोड्यूस किया है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। ध्यान रखें, व्हाट डू यू मीन बाय स्फेरिकल सिमेट्री। मान लेते हैं ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से मैं अगर R डिस्टेंस इस तरफ जाऊं, या मैं R डिस्टेंस ऊपर जाऊं, या मैं R डिस्टेंस इस तरफ जाऊं, या मैं R डिस्टेंस इस तरफ जाऊं, कहने का मतलब है कि इस पॉइंट चार्ज पे के से अगर R रेडियस का अगर मैं कोई स्फीयर ड्रा करता हूं ना, और वो स्फीयर के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपको सेम मिलेगी उस टेस्ट चार्ज की वजह से। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री। तो R स्फीयर की पहचान है बच्चे, यहां से हम देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पॉइंट चार्ज, यहां से फील्ड, यहां भी फील्ड, यहां भी फील्ड, हर जगह सेम आएगा। अब कोई और अगर शेप आप बनाओगे तो नहीं आएगा फील्ड सेम। आप सिलेंडर ले लो तो इस सरफेस पे तो रहेगा सेम, लेकिन इधर तो R वेरी कर गया तो फील्ड इंटेंसिटी वेरी कर जाएगी। ठीक है ना, तो अलग अलग केसेस आएंगे, आगे आगे देखना आप इसको। ठीक, तो ये होगी बात क्लियर आपको। सेकंड ग्राफ ड्रा करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और R का। ये पॉइंट, ये O है, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अगर मान लिया मैं P को
से नजदीक जा रहा हूं या दूर जा रहा हूं, तो क्या होगा, इस चार्ज की जैसे फील्ड इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, तो लगातार घटती जाएगी। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। इस तरह ग्राफ आपने 11th में डिस्कस भी किए हैं, तो कुछ इस तरह से हमें ग्राफ मिलेगा। ठीक है। अब अगर यही ग्राफ बच्चे मैं ऐसे बनाता, ये ग्राफ मैं ऐसे बनाता, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये बच्चे 1/r² ले लिया आपने। अब आप देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ई का ग्राफ आर के साथ बना रहे तो आर स्क्वायर के इनवर्सली था, लेकिन अगर 1/r² के साथ बना रहे हो तो ई जो है वो 1/r² के डायरेक्टली है। और डायरेक्टली जब दो फिजिकल क्वांटिटी है तो उनका ग्राफ हमेशा कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर। अब थोड़ा सा और इसको अगर डिस्कस करें, हम ग्राफ से हम एकदम से क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1, सेकंड चार्ज है बच्चों Q2। मैं इस पॉइंट पे, दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P। टू डिफरेंट चार्जेस, वी वांट टू फाइंड आउट द फील्ड इंटेंसिटी फॉर टू डिफरेंट चार्जेस एट ए सेम डिस्टेंस, r सेम है, तो कैसे आएगा। अब 1/r² मान लिया, इसका ग्राफ बच्चे ऐसे आया, तो दूसरे का 1/r² मान लो बच्चों इस तरह से आया। ये Q1 के लिए और एक किसके लिए बच्चों, Q2 के लिए। तो क्या इंडिकेट कर रहा है इस ग्राफ से, एकदम से आप ये कह दोगे कि कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, कौन सा चार्ज ज्यादा है। देखो ये पॉइंट, ये क्या दिखा रही है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस दोनों चार्जेस के लिए होगी सेम r, तो उस सेम डिस्टेंस पर Q2 का फील्ड आ रहा है इतना और Q1 का फील्ड आ रहा है बच्चों इतना, तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ ये कहेंगे कि E1 जो है वो E2 से ज्यादा है, और ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है। अब R तो फिक्स कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली Q पे। तो जितना ज्यादा Q1 होगा, जितना E1 ज्यादा, इसका मतलब क्या है, Q1 ज्यादा है। और यही ग्राफ अगर यहां दिखाते आप, तो इस टाइप का ग्राफ दूसरे के लिए, अगर इसका ग्राफ ये आएगा तो दूसरे का ग्राफ ये आ जाएगा। तो अगर मान लेते हैं इस पॉइंट पे आप देखो सेम R है, और सेम R पे अगर यहां से आप देखोगे बच्चों, तो एक चार्ज का तो फील्ड इतना आया और एक चार्ज का फील्ड आया इतना। तो अगर ये चार्ज Q1 है तो ये चार्ज कितना होगा, Q2 होगा। तो फिर यहां से यही पूछ सकता है कि दोनों में से कौन सा चार्ज ज्यादा है, बता दोगे ना आप। कैसे बताओगे, जो E है, फिर वही बात आ गई ना, देखो Q1 का है E1 ग्रेटर देन E2, तो क्या कहेंगे, Q1 ग्रेटर देन Q2। आप ऐसे दिखा सकते हो। ठीक, ये हो गया बच्चे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। स्फेरिकल सिमेट्रिक हो गया, क्लियर होगी बात। आर स्क्वायर के इनवर्सली होगा, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे निकाल लेंगे। वेक्टर फॉर्म ऐसे है। पोजीशन वेक्टर फॉर्म अगर आप इसके दिखाएं तो पोजीशन वेक्टर फॉर्म बच्चों कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ क्या ले लिया हमने, एक प्लेन ले लिया एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट दे दिया आपको, एक पॉइंट दे दिया बच्चों P, एक पॉइंट दे दिया Q। दिस इज ओरिजिन। P पॉइंट पे हमने कोई चार्ज रखा हुआ है Q, ये है R1, और Q पॉइंट पे कोई चार्ज रखा हुआ है टेस्ट चार्ज Q0, और इसकी वेक्टर पोजीशन वेक्टर देगा बच्चों R2। अब आपको पता भी बताया था मैंने, अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मेंशन करना पड़ेगा आपको कि कौन सा चार्ज आपने लिया है। Q ग्रेटर देन 0 लिया हमने, तो ये इसको फोर्स देगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा, और जिस तरफ इस पे फोर्स की डायरेक्शन आएगी बच्चों वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन आ गई बच्चों यहां से P से Q की ओर। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दैट E इज इक्वल टू K Q डिवाइड बाई R, इसको लिख सकते P Q, P से Q का मैंने R P Q लिख दिया, Q इंटू R P Q वेक्टर, जैसे यहां लिखा था। ठीक है। अब R P Q क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और इस ट्रायंगल में अगर पोजीशन वेक्टर आप निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरह से आएगा, R1 प्लस R P Q, क्योंकि ये इस तरफ गया और ये डायरेक्शन मुझसे किस तरफ आई है, इस तरफ आई है। R1 प्लस R P Q इज इक्वल टू R2, तो R P Q की वैल्यू आ जाएगी यहां से R2 माइनस R1। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में, दैट इज K Q डिवाइड बाई R2 माइनस R1 सारे का क्यूब ब्रैकेट R2 माइनस R1। दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर्म, सॉरी क्यूब आएगा यहां पर,
मैथमेटिकल कोई मिसप्रिंटिंग हो सकती है, तो उसका थोड़ा सा आप अलर्ट रहेंगे ना तो होगी नहीं, फिर आप ध्यान से रखो। ये एक्सप्रेशन बच्चे आपका बन गया। तो यहां से इस एक्सप्रेशन के बाद अगर हम आगे देखेंगे तो क्या रिजल्ट हमारे पास पॉसिबल होंगे। अब आते हैं बच्चे एक और मेन पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा। तो वेक्टर फॉर्म तो हमने लिख दिया ना, वेक्टर फॉर्म तो हमने लिख दिया था यहाँ पर, E इज इक्वल टू क्या है बच्चे, के क्यू डिवाइड बाई R2 माइनस R1 क्यूब R2 माइनस R1, ये आ जाएगा बच्चों इस तरह से। तो यहां ये एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं ऐसे। अब आगे देखिए, अब आते हैं इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस पे। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, मतलब इसका ये काम कहाँ आएगी, सीधी सी बात है। कंसेप्ट मेन मुद्दा ये है सिग्निफिकेंस, क्योंकि साइंस में जो भी हम टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं ना, सबसे पहले यही आती है दिमाग में, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, तो कहाँ है फिजिकल सिग्निफिकेंस। देखिए अब मान लिया इस रीजन, इस कमरे में पहले से फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, और कोई चार्ज आपने लगा के रख दिया, तो उस चार्ज पे आपसे पूछ लिया अभी फोर्स बताइए कितना आया है, तो उस चार्ज पे फोर्स क्या आएगा, दैट फोर्स कैन बी रिटन एज इफ Q is the charge placed in the region and E is the electric field of that region, then the electrostatic force will be equal to Q into E। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। और ये E किसका है, मान लेते हैं यहां कोई चार्ज रखा हुआ था O पे, सोर्स चार्ज Q है, सोर्स चार्ज क्या है, Q है, और इसके ये रीजन है, इसका फील्ड है, बहुत दूर तक बहुत लॉन्ग रेंज फील्ड होता है। तो मान लिया बच्चों यहां पर मैंने R पे P पॉइंट पे मैंने क्या रख दिया, Q रख दिया, ठीक है। तो इस Q के फील्ड ने इस पर जो फोर्स लगाया है दैट इज Q इंटू ई, और इस Q चार्ज का, सोर्स चार्ज का फील्ड क्या है, E है। अब अगला पॉइंट क्या है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, इफ Q इज पॉजिटिव, तो इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन जो होगी F इज अलोंग E, तो जो F है वो E के अलोंग होगा बच्चे। और अगर Q क्या है, नेगेटिव है, इफ Q इज नेगेटिव, अगर Q नेगेटिव है तो जो F है वो क्या होगा, इज ऑपोजिट टू द फील्ड, अपोजिट टू फील्ड। हम यहां फील्ड की डायरेक्शन नहीं निकाल रहे हैं, फील्ड की डायरेक्शन तो ऑलरेडी गिवन होगी, अंडरस्टूड है। ये जो चार्ज आपने नया रखा है जिसपे फोर्स आप निकाल रहे हो, उस फोर्स पे डायरेक्शन क्या आएगी, उस फोर्स पे आने वाली डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन जो होगी उस फोर्स की, वो इस बात पे डिपेंड करेगी उस चार्ज का साइन कैसा है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन उस फील्ड के अलोंग आएगी, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड के अपोजिट आएगी। ध्यान रखें बच्चों, यहां फील्ड को डिफाइन करने के लिए हमने टेस्ट चार्ज अपनी तरफ से लिया था। अब अगर आपको इसका फील्ड पता चल गया और कोई चार्ज ला के रख दिया, तो उस चार्ज पे ये फील्ड क्या लगाएगा, दैट फील्ड विल बी Q, इसका जो फील्ड होगा E, और वो E क्या फोर्स लगाएगा बच्चों, Q इंटू E, ठीक है। इस फील्ड, इसका फील्ड कितना है E, और यहां पर कोई चार्ज रख दिया मान लीजिए Q1, तो उस Q1 पे इसका फोर्स क्या आएगा, Q1 इंटू E। क्लियर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां कंफ्यूजन बार बार होता बच्चों को कि यहां भी सब क्यों नोट था, बात तो एक ही है। यहां हमने फील्ड को टेस्ट किया है, फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल ली है, फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मस्ट है, लेना ही है वो तो वहां तो। लेकिन जब उस फील्ड के अंदर कोई फोर्स, गलती से कोई चार्ज आ गया, उस चार्ज का फोर्स अगर पता करना हो दैट इज Q इंटू। अब अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट, और चार्ज पॉजिटिव तो डायरेक्शन फील्ड के लंब। एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, और यहां आपको फील्ड दे रखी है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो नीचे से ऊपर की ओर है, मतलब यहाँ इस रूम की अगर हम बात करें, नीचे से ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मान लीजिए चौक जो है वो इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखें, जब भी मैं यहां बात कर रहा हूं तो मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात नहीं करूंगा, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, स्पेस में खड़े मानते हैं, तो स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, इलेक्ट्रॉन है, और नीचे से हमने यहाँ फील्ड प्रोवाइड कर दिया, पॉजिटिव से ऊपर की तरफ कर दिया बेटा, ऊपर की तरफ फील्ड है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है ना।
तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। अगर फील्ड इस तरफ है और यहां कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है E नेगेटिव चार्ज, तो अगर फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या आएगा, हमेशा उसके उल्टा है। याद रखना ये बात, नेगेटिव चार्ज फोर्स हमेशा अपोजिट होगा। और अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले लें, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू रख दिया, तो बच्चे इसके ऊपर ये फोर्स किस तरफ लगाएगा, ऊपर की ओर लगाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है, समझ में आया ना। अब नेक्स्ट है एक छोटा सा अगर क्वेश्चन करके देखें इसके ऊपर हम। क्वेश्चन क्या है कि एक बॉल दे दीजिए बॉल, और बॉल किसकी है बच्चों, कोई कागज की बॉल हो सकती है, और नीचे एक रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इस तरह ऐसे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा बच्चों E, इस बॉल का मास दे रखा है 200 ग्राम, ओके। और ये बॉल इस रीजन से यहां से इस पे जो कोई यहाँ कोई चार्ज रखा हुआ था, उस चार्ज का फील्ड दिया हुआ है E, और ये बॉल इस चार्ज से R डिस्टेंस पर है, किस डिस्टेंस पर है, R पर। अगर आपको क्यों दिया होता तो भी आप आंसर कर सकते थे, डायरेक्ट ही दे दिया तो भी हो जाएगा। अब हम क्या कहेंगे, ये जो बॉल है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, और इस बॉल का चार्ज कितना बच्चों, क्यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ये बच्चों दे दिया फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां से आपसे पूछ ले व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड द साइन ऑफ चार्ज सो दैट द बॉल विल बी फ्लोट इन द स्पेस, वहीं पर हैंग कर जाए, ना नीचे आए ना ऊपर जाए। तो कोई बॉल हैंग कब करती है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, नेट फोर्स का मतलब वेट नीचे तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर, दोनों को बैलेंस कर दीजिए। तो वेट है बॉल का mg, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ गया बच्चों, Q × E। तो हमें निकालना है Q, दैट इज इक्वल टू mg × E। तो यहां से आप आसानी से चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आप अपने आप करके देखना। अगर मान लिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। मतलब किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे डिफरेंट चार्जेस की वजह से, तो उन डिफरेंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो मैं आपको पहले बता दूं एक बार, दैट इज इक्वल टू इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इंटेंसिटी ड्यू टू सेकंड चार्ज, इंटेंसिटी ड्यू टू थर्ड चार्ज, एंड सो ऑन टू इंटेंसिटी ड्यू टू nth चार्ज। वही जैसे वहां वेक्टर सम किया था वैसे ही करना था। और मैंने पिछले लेक्चर में बोला था, जिस टाइप का न्यूमेरिकल हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए करते हैं, सेम टाइप का नेचर का न्यूमेरिकल यहां करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपने इस तरह से करना बच्चों, पहला क्वेश्चन Q Q Q -2Q 2Q Q Q, आपने इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, सेंटर पे, ओके। दूसरा क्वेश्चन, ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, क्या देखा बच्चों, रेक्टेंगल, ये साइड है बच्चों A और ये है B। सेकंड क्वेश्चन है, एक सर्कल दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, और इस सर्कल के सेंटर पे, इस सर्कल के सेंटर पे चार्ज रख दिया Q। तो बताइए इस सर्कल के सरफेस पर इस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अगर Q की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम, और R दे रखा बच्चों 1 सेंटीमीटर। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन जो आपने करके देखना है। थर्ड क्वेश्चन आपने करना है, थर्ड क्वेश्चन करना है, स्पेस थोड़ा सा अगर मिल जाए। थर्ड क्वेश्चन करना बच्चों, there are two charges, one charge is placed at 1 - 2 and second charge is placed at 2 - 3, okay, 2 - 3. Now find out the electric field intensity due to each charge। दो अलग अलग केस बन गए, एक बार आपने इस चार्ज के लिए निकालनी है, एक बार आपने इस चार्ज के लिए निकालनी है। किस पॉइंट पे निकालनी है, एट पॉइंट 3 2, और इस केस में निकालने में एट पॉइंट 4 × 1 इन वेक्टर फॉर्म। इस फॉर्म में निकालनी है
इलेक्ट्रोफॉर्म निकालना। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन बच्चों आपने करके देखने, ज्यादा मुश्किल मैंने नहीं दिए हैं। नेक्स्ट जो पार्ट हमारा होगा उसमें थोड़ा सा और हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।